वज़ीर आज़म मोदी और भरपूर शख्सियत हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मेरी तरफ से 7 सलाम, एहतराम और मुबारकबाद। खास तौर पे जब वो दौरों पे जाते हैं बाहर तो बड़ी प्रिपरेशंस होती हैं। के साथ भी 18 मुहायरे डिफरेंट किस्म के हो रहे हैं। एक तो बड़ा मुल्क है, अच्छा एक इंडिया ब्रांड भी है। मतलब देखे ना, तारीखी तौर पे यूरोप के लोग भी इंडिया जाना चाहते हैं। ज़बरदस्त किस्म के दौरे किए वज़ीर आज़म मोदी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के, उन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी हुआ। ये विजिट अच्छा रहा। तारीखी तौर पे एक इंडिया ब्रांड रहा है। पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन हो रही थी तो एक चीज जिस पे शायद कायद आज़म को इसरार करना चाहिए था वो ये था कि हमारा नाम इंडिया होगा। बरतानिया ने पाकिस्तान को कहा है कि जनाब ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं इनको, उनका एक बंदा है उसको वहां पे सजा हुई है तो वो कह रहे हैं जी उसको ले जाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि गैरतमंद बने और उन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करें। एक बंदा है जिसका नाम है शबीर अहमद, जो रिंग लीडर था एक ग्रूमिंग गैंग का, जो ये सारी के सारे ये सब धंधे और चीजें करते थे। इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें बहुत ज्यादा कह लें कि कॉमन राइवलरीज नजर आते हैं। और रिसेंटली जिस तरह से पीएम मोदी की बात करें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया और जहां पर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बने। एक तो ये है कि जो दिफाई ताउन है उसमें लगता है कुछ इजाफा होने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को राजकीय सम्मान के साथ न्यूजीलैंड से विदा किया गया। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन खुद उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आए। वह काफी भावुक दिखाई दे रहे थे और उन्होंने हाथ हिलाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को गुड बाय कहा। 6 दिवसीय आधिकारिक विदेशी दौरे के आखिरी चरण में वह राजधानी ऑकलैंड पहुंचे थे। यह दौरा बेहद सफल रहा। 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुरानी दोस्ती, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों के बीच गहरे संबंधों और हिंद प्रशांत में साझा हितों को देखते हुए दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने आपसी संबंधों की रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अगले 4 सालों में मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोड मैप टू 2030 का समर्थन किया। दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के बीच नियमित दौरे और बैठक करने पर सहमति जताई। अच्छा, तो जब हम इन्हीं चीजों पे जब हम परखते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत सब्सटेंशियल है, सिग्निफिकेंट है। एक तो बड़ा मुल्क है, अच्छा एक इंडिया ब्रांड भी है। मतलब देखे ना, तारीखी तौर पे यूरोप के लोग भी इंडिया जाना चाहते थे। मतलब वास्को डे गामा या कोलंबस जब निकला तो वो कहाँ जाना चाहता था? इंडिया जाना चाहता था। मतलब उस वक्त से इंडिया एक ब्रांड है। मतलब लोग इंडिया जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे जी? उधर बड़ी वो बहुत रिचनेस है, बहुत अमीर लोग हैं वहाँ पे। वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ की तहजीब, मिसालें जो डेलिकेसी थी यूरोप की, तो वो मिसालें इधर से जाते थे बहुत सारे। सिल्क रूट जो है तो एक तारीखी तौर पे एक इंडिया ब्रांड रहा है। अच्छा, उसकी अपील अभी भी है, ये नहीं कि वो खत्म हो गई है। इसी वजह से मैंने वो शायद किसी पहले एक एपिसोड में कहा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन हो रही थी तो एक चीज जिस पे शायद कायद आज़म को इसरार करना चाहिए था वो ये था कि हमारा नाम इंडिया होगा। हाँ, उन्होंने बात की भी थी, कोई डिस्कशन हुई थी। तो चूंकि इंडिया एक ब्रांड है ना, तो हमने वो ब्रांड उनको दे दिया। इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें बहुत ज्यादा कह लें कि कॉमन राइवलरीज नजर आते हैं। और रिसेंटली जिस तरह से पीएम मोदी की बात करें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया और जहां पर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बने। और वहीं पर उन्होंने एक और बड़ा बयान भी दिया जहां पर उन्होंने जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर का, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कह लें कि उन्होंने लॉन्च किया था। अगर हम लोग 7 मई की बात करें 2025 की, जो पहलगाम का अटैक हुआ, एक बड़ी स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने ये कहा था कि पूरी दुनिया ने जो इंडिया की डिफेंस क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको चेक किया। किस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर जो टेरर के ठिकाने थे उनको हिट किया और किस तरह से कह लें कि दुनिया ने हमें सराहा। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर, एक तरफ नरेंद्र मोदी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से पाक आर्मी ने कह लें कि बलोचिस्तान के अंदर एक मिशन ऑपरेशन को लॉन्च किया है, शाबान की बात करें, जहाँ पर कह लें कि पुलिस और आर्मी दोनों मिलकर इस मिशन को कैरी आउट कर रहे हैं ताकि जो मिलिटेंट्स हैं वो वहाँ से
से खात्मा कर सके। सबसे पहले तो ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरीज है कभी खत्म हो सकती हैं? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये कह लें कि हमारी तरफ से जो ऑपरेशन हुआ था, इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? असल में अगर मैं आपको शुरू से हिस्ट्री की बात करूं, आपने क्वेश्चन के बीच में कहा कि ये रॉयलरी जो है इंडिया और पाकिस्तान की कभी ख़त्म हो सकती है। ये सबसे पहले कॉलोनियलाइजेशन जब सिस्टम था, पाक जब बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा, ये तब के बीच बोए हुए। डिवाइड एंड रूल के तहत लॉर्ड मिकाले ने इस पूरे खित्ते को तकसीम किया, और उस तकसीम के होते ही जो टॉप लीडरशिप आई सारी, वो नवाबों की आई, पाकिस्तान में भी और सेम इंडिया में भी। अब वो नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें रिपीट होती आ रही हैं, चलती आ रही हैं। तो ये कभी भी जब तक दोनों मुल्कों की आवाम, कॉमन आवाम मुत्तहिद नहीं होगी, इस पूरी चीज़ को समझेगी नहीं, ये हमेशा कंटेंट बनाए जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। जब इधर के इलेक्शन होंगे तो ये लोग कंटेंट बनाएंगे, उधर के इलेक्शन होंगे तो वो लोग कंटेंट बनाएंगे, तो कंटेंट बनते रहेंगे। और इससे ये है कि दोनों मुल्कों के जो सरमाया परस्त तबका, उनको फ़ायदा होता रहेगा, और अभी तक होता है आपके सामने। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने जिस तरह से देखा कि जब अभी रिसेंटली ईरान और अमेरिका की जंग फिर से शुरू होती हुई दिखाई दिया, पाकिस्तान ने मेडिएशन कराया, लेकिन उस मेडिएशन का क्या फायदा हुआ हम सब ने देखा। एंड सेकेंडली, जंग अभी शुरू हुई है, पाकिस्तान में पेट्रोल 13 रुपए महंगा हो भी चुका है। जब सस्ता हुआ था तो कुछ कह लें कि जल्दी इस स्ट्रेटेजी को अपनाया नहीं गया था, महंगा हुआ तो फौरन से बॉर्डर्स पर लग गया कि भाई 13 रुपए महंगा हो गया, आप ले लो आकर। असल में अगर आप देखें, मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया सरमाया परस्ती का, यानी कि जो सरमायादार तबका है। तो आपकी जिस तरह हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट सरमायादार बैठे हुए हैं, पेट्रोल माफिया भी है, जिस तरह शुगर माफिया है, तो ये सारी चीज़ें पहले से मुंसलिक होती हैं। अब वॉर के उतने असरात उनकी स्टॉक मार्केट के नहीं पड़े, हमारी स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिरी है। क्या वजह है? क्योंकि पैसा किनका पड़ा हुआ? बड़े सरमायादारों का। तो बेसिकली ये चीज़ समझनी चाहिए। हमने भी वॉर में बड़ी ड्यूल सी पॉलिसी अपनाई, अमेरिका के साथ भी हम जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, इधर से हम ईरान को भी कहते हैं हम इनका साथ है। तो हमारी बड़ी एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रही है इस पूरी सिनेरियो के अंदर। तो मेरा तो यही है कि नौजवानों को असल में अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि इसके बैक एंड पे ये जो तकसीम बार बार दिखाई जाती है, उधर की गवर्नमेंट की, इधर की गवर्नमेंट की, जब आप हिस्ट्री से दूर होते हैं, आप मतलब तकसीम दर तकसीम होते जाएंगे। तो मेरा तो इस पूरे सिनेरियो में यही कहना है कि नौजवान अपने करियर पे और मुस्तकबिल पे फोकस करें, और सेकंड ये है कि अपनी हिस्ट्री को याद रखें कि आपकी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री क्या थी। वरना ये आपको कंटेंट अगले 10 सालों में भी मिलेगा, अगले 20 सालों में मिलेगा, ये खत्म होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशनल पास हम लोगों को नजर आएगा। जहां पर हम लोग इंडिया पाकिस्तान की हमेशा बात करते हैं, तो इंडिया ने काफी प्रोग्रेस किया है। अभी जैसे कि मैंने बात की कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए, उन्होंने कहा कि इंडिया को हम चाहते हैं कि एक बड़ा ब्रांड बने, पूरी दुनिया उसको देखे, और मेड इन इंडिया पे काफी फोकस भी करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने काफी ज्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाया है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी के सपने देखता है? असल में जब किसी भी मुल्क की जो पॉपुलेशन होती है ना, और उस पॉपुलेशन के अंदर जो नौजवानों की परसेंटेज होती है, वो ही उस मुल्क की तरक्की का जो है वो अक्स बनती है।